हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। और एक बार फिर से स्वागत है HMWB एग्ज़ाम में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं संजय कुमार मौर्य आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सिलेक्शन का होम्योपैथ, जिसमें मैं आपको अर्थमेटिक के मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ ताकि आपकी अर्थमेटिक इम्प्रूव हो सके और आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सके। और ये तभी पॉसिबल है जब आप प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक दिन पढ़ने से आ जाएगा। जब डेली बाय डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड इम्प्रूव होगी और ये आप स्वयं बताएंगे कि हमारी स्पीड जो है इम्प्रूव हो रही है। तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ये, आप इसे पढ़िए, वीडियो रोक करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। ठीक है, मैं यही कहूँगा कि आप वीडियो रोक करके सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिए, ताकि आपको भी पता चले कि आपका आंसर सही आया था या गलत आया था। ठीक है, आप पढ़िए फिर सॉल्व करिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। तो चलिए, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपने पढ़ लिया होगा, वीडियो रोक करके सॉल्व करने की भी कोशिश की होगी। तो चलिए मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। कह रहा है ए और बी ने क्रमशः 8,000 रुपये और 9600 रुपये का निवेश करके एक साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 8 महीने के बाद ए ने अपने निवेश में से 25% की वृद्धि की और बी ने अपने निवेश में 25% की कमी की। तो क्रमशः ए और बी की वार्षिक लाभ में हिस्से का अनुपात बताना है। ठीक है, एक साल के लाभ की बात का जो अनुपात क्या होगा इनका ये बताना है कि कितना कितना लाभ इनका किस अनुपात में मिलेगा। तो आपको पता है कि प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का मल्टीप्लाई। तो चलिए कर लेते हैं हम। ए और बी की बात कर रहा है। ए जो है 8,000 रुपये इन्वेस्ट करता है और बी कितना करता है, 9600 रुपये इन्वेस्ट करता है। ठीक है, कह रहा है एक साथ शुरू किया और 8 महीने बाद, मतलब 8 महीने तक इन्होंने क्या किया, 8,000 इसने इन्वेस्ट किया और सॉरी 8,000 इसने इन्वेस्ट किया ए ने, और 9600 8 महीने तक किसने इन्वेस्ट किया, बी ने। फिर आगे कह रहा है ए ने अपने निवेश में 25% की वृद्धि की। तो 8,000 का 25% कितना होता है, और जाहिर सी बात है 8,000 का 25% मतलब 1/4। तो कितना होगा ये, 2,000। 2,000 की वृद्धि की मतलब 8,000 पहले था, अब कितना हो गया, 10,000। कितना हो गया, 10,000 तक। और एक साल की बात कर रहा है तो अब टाइम कितना बचा, 4 महीने। ठीक, आगे कह रहा है बी ने अपने निवेश में से 25% की कमी की। तो पहले कितनी थी, 9600 थी। 9600 का 25% मतलब 1/4 कितना होगा, 24 का 96, 2400। तो मतलब क्या किया उसने, 2400 अपना निकाल लिया, तो बचा कितना, 7200। और कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया, 4 महीने बचे थे तो 4 महीने के लिए इन्वेस्ट कर दिया। ये हो गया इनका इन्वेस्टमेंट इन टाइम एंड इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो हमारा क्या आएगा यहाँ, प्रॉफिट का रेशियो। तो सॉल्व कर लेते हैं। 4 4 दूनी 8, 4 4 दूनी 8। हम उसी से काटेंगे जिस जो सब में कॉमन हो। 4 जैसे इसमें सब कॉमन था, इसमें भी इसमें भी इसमें भी। 2 जीरो इसमें भी कॉमन है, 2 जीरो इसमें भी कॉमन है, 2 जीरो इसमें भी कॉमन है, 2 जीरो इसमें भी कॉमन है। और कटेगा शायद 2 से, सब फिर में कट, सब में कट जाएगा। तो 2 से ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 50। यहाँ पे कितना आएगा, 2 से 2 कैंसिल, ये कितना हो गया, 36। और कटेगा, कटेगा, लेकिन क्या करते हैं हम जोड़ लेते हैं फिर काटते हैं। तो 80 और 50 कितना होगा, 130। रेशियो 96 प्लस 36 कितना होगा, 96 प्लस 36 कितना होगा, 132। ठीक है, अब काट लेते हैं, कितने से कटेगा, 2 छंग 12, 65 दूना 130, 6 दूनी 12 66। क्या आ गया हमारा रेशियो, 65 रेशियो 66। ए बी का रेशियो क्या आ गया प्रॉफिट का,
किस अनुपात में हम बांटेंगे? 65 इंटू रेशियो 66। तो हमारा कौन सा आंसर सही है? ए। हमसे पूछा भी तो यही था कि ए और बी की वार्षिक लाभ में हिस्से का अनुपात, वार्षिक लाभ में हिस्से का अनुपात, एक साल की हमने बात की तो एक साल का वार्षिक लाभ कितना हुआ? 65 इंटू 66 के अनुपात में हम क्या करेंगे? इनको डिवाइड करेंगे। एक बात याद रखनी है कि इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम का जो मल्टीप्लाई हम करते हैं वो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं आता, उसी रेशियो में हम क्या करते हैं? प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं। ठीक है, कि उन्होंने कितना पैसा लगाया, कितने टाइम तक लगाया, उसी अनुपात में हम क्या करते हैं? उनका प्रॉफिट बांटते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। लेकिन आप पढ़ने के साथ साथ वीडियो रोक करके सॉल्व भी करने की कोशिश जरूर कीजिए। मेरा यही सजेशन है कि जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको अपनी गलतियां समझ में आएंगी, अब वही गलतियां तो आपको दूर करनी है। ठीक है, ऐसे मैं बता दूंगा तो आपको समझ में तो आ जाएगा, लेकिन वो ज़्यादा टाइम तक याद नहीं रहेगा। लेकिन जब आप गलती करोगे तो वो गलती हमेशा याद रहती है। ठीक है, तो आप इसे पढ़िए, वीडियो रोक करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। तो चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, वीडियो रोक करके सॉल्व करने की कोशिश की होगी, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। कह रहा है गजेंद्र ने एक वस्तु को 25% की छूट देकर बेचा और 900 रुपए का लाभ प्राप्त किया। यदि वह उसे 600 रुपए कम में बेचता तो उसे कितने का? 11.11% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें दो कंडीशन दिया है उसने। कितने कंडीशन? क्वेश्चन पढ़ने से पता चल रहा है कि उसने दो कंडीशन दिया है। तो पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन। तो पहले कंडीशन की बात कर लेते हैं पहले। वो कह रहा है कि 25% की छूट देकर बेचा तो अगर 25% का मान कितना होता है? जाहिर सी बात है, आप जानते हैं 1/4। तो अगर हमारा CP 4 हो जाए, सॉरी मार्क प्राइस, क्योंकि छूट किस पे दी जाती है? मार्क प्राइस पे। अगर हमारा मार्क प्राइस 4 हो और छूट कितने का दे रहा है? 25%, मतलब एक की छूट दे रहा है। 25% मतलब एक की छूट दे रहा है, तो बेचेगा कितने पे? एक की छूट दे के बेचेगा कितने पे? 3 पे। तो हमारा मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का रेशियो मिल गया हमें। मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का रेशियो मिलेगा कितना? मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का रेशियो मिल गया कितना? ये हो गया हमारा 4, और एक की 25% की छूट मतलब 3 पे बेच रहा है। कह रहा है 900 रुपए का लाभ प्राप्त होता है। अगर मैं इसे मान लूँ 4x, हमारा मार्क प्राइस जो था वो 4x। ठीक है, चलिए मान लेते हैं हमारा मार्क प्राइस हमारा 4x है, तो हमारा सेलिंग प्राइस 3x है, तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना होगा? कॉस्ट प्राइस कितना होगा भाई? क्योंकि 900 रुपए का लाभ कमा रहा है तब 3x में बेच रहा है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 3x में अगर 900 घटा दें तो यही तो हमारा होगा कॉस्ट प्राइस, क्योंकि प्रॉफिट कितना हो रहा है देख लीजिए, घटा के सेलिंग प्राइस 3x है। 3x में अगर 3x माइनस 900 घटाएंगे तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 900, तो 900 ही बचेगा। यहाँ पे वो कह रहा है कि यदि वह उसे 600 रुपए कम में बेचता, मतलब अगर वह पहले 3x में बेच रहा था, अब 600 रुपए कम में बेचने की बात कर रहा है, तो सेलिंग प्राइस हमारी क्या हो जाएगी? 3x थी, अब कह रहा है 600 रुपए कम में, तो 600 रुपए कम में हमने बेच दिया, तो उसे कितने का लाभ होता? 11.11% का लाभ होता। तो यहाँ हमारा CP एंड SP का रेशियो कितना आ जाएगा? 11.11% का मान कितना होता है? 1/9। अगर हमारी CP जो है 9 है, तो हमारी सेलिंग प्राइस कितनी होगी? कॉस्ट प्राइस हमारी 9 है, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी? जाहिर सी बात है कि हमारी कितनी होगी? 10, क्योंकि 11.11% का प्रॉफिट कमा रहा है, तो ये कितनी होगी हमारी? 10। ठीक है, कितनी होगी हमारी? 10 होगी। CP एंड SP का रेशियो मिल गया हमें, और कॉस्ट प्राइस तो सेम है भाई ने, कॉस्ट प्राइस में तो कोई बदलाव नहीं है, तो यहाँ कॉस्ट प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस हर जगह तो वही एक ही वस्तु की बात हो रही है ना, तो एक वस्तु को है तो चाहे जहाँ भी हो कॉस्ट प्राइस तो सेम ही रहेगा उसका, 3x माइनस 900। तो यहाँ पे CP और SP पता है, CP SP का रेशियो पता है, अब मान रख देते हैं। तो CP का मान कितना है? 3x,
3x माइनस 900। एस पी हमारा कितना है 3x माइनस 600। इसका रेशियो कितना है हमारे पास सी पी बटा एस पी इतना है। अब सॉल्व कर लेते हैं हम। यहाँ कितना हो जाएगा, ये 3 ऊपर कॉमन आएगा, x माइनस 300 और नीचे भी 3 कॉमन आएगा तो x माइनस 200 कितना हो जाएगा 9 10। 3 से 3 कैंसिल, इसका गुणा इधर 10 का गुणा इधर कर देता हूँ, 9 x माइनस 200 का गुणा 9 में कर देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 10x माइनस 3000 और ये कितना हो जाएगा 9x माइनस 1800। अब 9x को 10x की तरफ लाते हैं और 3000 को 1800 तरफ ले जाते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा x और 3000 में 3000 प्लस हो जाएगा, 1800 माइनस तो कितना बच जाएगा 1200। x का मान कितना आ गया हमारा 1200। तो हमसे पूछा क्या है वस्तु का क्रय मूल्य, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, सीपी हमारी कितनी है भाई 3x माइनस 900। तो 12 तिहाई 36, 3 गुणित 1200, 12 तिहाई 36 माइनस 900 तो कितना आ जाएगा ये 2700। कितना आ गया 2700। तो कौन सा आंसर हमारा सही है सी। ठीक है, तो जितना ये कहानी मैंने लिखी है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है, इतनी कहानी आपको लिखनी नहीं है। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये इतनी कहानियां नहीं लिखनी पड़ेगी, आप जाहिर सी बात है कम में सॉल्व कर लोगे, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये रहा हमारा आंसर कितना 2700 आ गया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन हुआ कैसे। तो अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे पढ़िए फिर वीडियो रोक करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। ठीक है, तो चलिए आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। कह रहा है 7000 रुपए को 5 वर्षों के लिए 30% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, सिंपल इंटरेस्ट पर निवेश किया जाता है। तो प्राप्त ब्याज का 5वां हिस्सा, अगर कोई ब्याज प्राप्त होगी उसका 5वां हिस्सा जो है 14.28% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। तो 2 वर्षों के बाद दूसरे निवेश से प्राप्त ब्याज ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है कि यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त होगा उसका 5वां हिस्सा जो है 14.28% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 2 साल के लिए सीआई पर क्या होता है इन्वेस्ट किया जाता है। तो वो हमको क्या बतानी है निवेश की, मतलब सीआई बतानी है, मतलब कहने का अर्थ है कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है ब्याज। ठीक है, क्वेश्चन में यही कह रहा है। तो आप चलिए सॉल्व करते हैं हम। तो एक मेथड में बेसिक बता देता हूँ, बेसिक छोड़िए डायरेक्ट ट्रिक ही बताता हूँ, क्योंकि बेसिक मैंने कई बार बता चुका हूँ आपको। तो डायरेक्ट ट्रिक ये बताइए 30% अगर 1 साल में मिल रहा है तो 5 साल में कितना मिल जाएगा, क्योंकि 1 साल में 30% मिल रहा है तो 5 साल में कितना परसेंट मिलेगा, जाहिर सी बात है कि 150%। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में आपको एक बात याद रखनी है कि सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट मिलता है, ना कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल अगर हमारा 7000 है तो पहले साल 7000 पे 30%, दूसरे साल 7000 पे 30%, तीसरे साल 7000 30%, ऐसे 5वें साल में भी 7000 पे 30% मिलेगा। तो टोटल अगर देखा जाए तो कितना 5 या 15 150% मिलेगा 7000 पर 5 साल में। ठीक है, तो हमारा एसआई कितना हो जाएगा, कितना होगा 7000 का 150% कितना होगा 150% है, परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज किया तो 100 से भाग दे दिया। तो सॉल्व कर लेते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 15 सत्ते 105, कितना आया 10,500 रुपये। कितना आ गया हमारा एसआई 10,500। अब कह रहा है इसका 1/5वां भाग, तो 1/5
कितना होगा, तो 10,000 SI, तो 10,500 का 1/5वां भाग कितना होगा, 5 दूनी 10, 500 2100 रुपये, कितना 2100। अब ये 2100 क्या करना है हमें, 14.28 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करना है। तो आपको पता है कि 14.28% का मान कितना होता है भाई, 1/7 होता है। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं प्रिंसिपल एंड अमाउंट का रेशियो 2 साल का कितना होगा। अगर हमारा प्रिंसिपल 7 है, ये हमारा प्रिंसिपल है, तो 14.28% एक साल में मिलेगा तो कितना हो जाएगा, 7 से 8 हो जाएगा, ठीक है। और फिर अगले साल कितना होगा, फिर 7 से 8 होगा, कितना होगा 7 से 8। हमारा प्रिंसिपल कितना हो गया 49, और हमारा अमाउंट कितना हो गया 64। तो हमें ब्याज कितना मिला, ब्याज कितना मिला भाई 15 मिला, 15 यूनिट ब्याज मिला हमें, कितने यूनिट पे, 49 यूनिट पे। तो जाहिर सी बात है 2100 पे कितना मिलेगा, सॉल्व कर लेते हैं। 2100 पे हमें ब्याज कितना मिलेगा, तो 7 सत्ते 49, 7 त्रिक 21, 300। ये हो जाएगा हमारा 15 × 4500 भागे 7, तो 7 छंग 42, 3 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14, 6 7 8 56, तो कितना आ गया 642 रुपये 85 पैसे, 642.85 रुपये, ठीक है। कितने हैं 642.85 रुपये, तो कौन सा सही है हमारा, बी वाला, ठीक है। तो ये हमारा जो था, ये शॉर्ट समझ लीजिए कि ये शॉर्ट मेथड था। मैंने बेसिक जो है काफ़ी बार बताया और आगे भी बताऊंगा, ऐसा नहीं है नहीं बताऊंगा, लेकिन क्या है कि यहाँ पे मैंने डायरेक्ट शॉर्ट मेथड बताया था, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि ये आया कैसे। आपको इतनी कहानी जो मैंने लिखी है इसमें भी आधी ही कहानी लिखनी है, जैसे इतना लिख लिया और क्या किया, इतना लिख करके सॉल्व कर लिया। ये कहानी तो आप अपने माइंड में कर सकते हो कि 105 का फिफ्थ भाग कितना होगा 2100। ये जाहिर सी बात है कि 14.28% का मान कितना होता है, 7 7 से 8, 7 से 8, 49 से 64, जाहिर सी बात है। इतना तो आप माइंड में कर सकते हो, लेकिन आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे पढ़िए, वीडियो रोक करके सॉल्व कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है, ठीक है। लेकिन आप ट्राई जरूर कीजिए, मैं यही कहूँगा कि वीडियो रोक करके आप ट्राई जरूर कीजिए कि आप गलतियाँ कहाँ करते हो और कहाँ नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ये सीखने को तभी मिलता है जब आप गलती करते हो। ऐसा नहीं है कि दूर से देख लिया कि हाँ ये सर ऐसे पढ़ा रहे हैं, ये ऐसे आंसर आएगा, ऐसे आंसर आएगा, लेकिन जब आप करने बैठोगे तो वो भूल जाओगे, ठीक है। तो पढ़िए आप, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। चलिए आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। कह रहा है कि 144 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक ऊर्ध्वाधर खंबे को 4 सेकंड में तथा एक प्लेटफॉर्म को 9 सेकंड में पार करती है। एक और प्लेटफॉर्म पार किए गए प्लेटफॉर्म से 100 मीटर अधिक है, लंबा है, मतलब जो पहला प्लेटफॉर्म था उससे 100 मीटर ये दूसरा वाला लंबा है। उस प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय, ये दूसरे प्लेटफॉर्म की बात कर रहा है जो 100 मीटर लंबा है, उसे पार करने में कितना टाइम लगेगा, यही हमसे पूछ रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये क्या दिया है, स्पीड दिया है ट्रेन की, तो वी ट्रेन मान लेते हैं, जो क्या है 144 किमी प्रति घंटा है। तो यहाँ पे देखो 4 सेकंड 100 मीटर, तो क्या मीटर पर सेकंड में ज़्यादातर है, तो मैं इसे क्या करता हूँ मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेता हूँ। उसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा, 5/18 से भाग देना, गुणा करना पड़ेगा। तो 18 8 44, तो ये कितना हमारा हो गया 40, 8 पंचे 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड है इसकी, ठीक। इतना समझ में आ गया आपको।
आगे कह रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर खंबे को 4 सेकंड में पार करती है, ठीक है। ये हमारा ऊर्ध्वाधर खंबा हो गया है। खंबा तो हमेशा खड़ा ही है, लेटा हुआ खंबा नहीं है भाई। इसको ट्रेन क्या है, पार करती है कितने सेकंड में, 4 सेकंड में। तो ट्रेन हमारी मुंह ये है, पूंछ ये है। अब ये पार कर रही, धीरे 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 चलते हुए गई और पार कर गई। ये हमारा खंबा हो और ये हमारी ट्रेन हो गई। अब मुंह इसका यहाँ पहुँच गया और ट्रेन की पूंछ यहाँ पहुँच गई। तो ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, खुद की लंबाई के बराबर ही तो डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। तो एक्स मान लेते हैं, इसकी डिस्टेंस कितनी थी, एल मान लेते हैं। ट्रेन की लंबाई कितनी है, एल। तो यहाँ भी एल ट्रेवल किया उसने, ठीक है। तो डिस्टेंस किसने कितना ट्रेवल किया, एल। काफ़ी बच्चों को कंफ्यूज होता है कि खंभा जो है वो दूर तो नहीं है ट्रेन से। जब भी वो ऐसी बात करे कि खंभा इतने सेकंड में पार करता है, कहने का अर्थ उसका मुंह जो है खंभे के पास में है और उसी को पार कर रही है। ऐसा नहीं है कि खंभा यहाँ है और ट्रेन यहाँ कहीं है और उसको पार करने में 4 सेकंड लगा रही, ऐसा नहीं है। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब भी वो ऐसा बोले क्वेश्चन में कि वो खंबे को इतने सेकंड में पार करती है, कहने का अर्थ वो खंबे के, उसका मुंह जो है खंबे के पास में है और तब तक वो पार नहीं कर पाएगी जब तक उसका पूंछ, मतलब कहने का अर्थ जो गार्ड का डिब्बा होता है वो ढक ना जाए। तो गार्ड तो पीछे बैठा होता है और ढक गया तो मतलब ट्रेन पार कर गई। तो मतलब वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, अपनी लंबाई के बराबर ही तो डिस्टेंस ट्रेवल की। अगर ऐसी कंडीशन आती है कि खंभा और ट्रेन, तो उसके बीच की दूरी भी बताएगा कि ट्रेन से जो है खंबे के बीच की दूरी कुछ है, तब आप डिस्टेंस ट्रेवल करोगे। जैसे यहाँ पे पुल की बात की गई है, तो पुल क्या है, पुल को पार कर रही है तो ट्रेन यहाँ पे है, तो पुल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और पुल की लंबाई कितनी है, यहाँ तक है, ठीक है। पुल की लंबाई यहाँ तक है, इसको हम y मान लेते हैं और ट्रेन की लंबाई हमने क्या मानी है, l। अब अगर पुल को पार करेगा तो ये बढ़ते बढ़ते बढ़ते, अब पुल तो y यही है, अब टेल इसका यहाँ आ गया, ट्रेन कहाँ चली गई, मुंह यहाँ चला गया। तो अब क्या है, ये इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये पुल की लंबाई y तो ट्रेवल किया ही और अपनी खुद की लंबाई भी तो इसने ट्रेवल किया, ठीक है। तो टोटल इसने डिस्टेंस कितना किया, ये l है हमारी ट्रेन की लंबाई, तो y प्लस एल ट्रेवल किया कि नहीं किया इसने, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, इतना। तो समझ में आ गया होगा मैं जो समझाना चाह रहा था आपको। तो कह रहा है कि तो यहाँ पे देखा जाए तो हमने ट्रेन की लंबाई कितनी मानी है, ट्रेन की लंबाई कितनी मानी है, लंबाई हमने कितनी मानी है, l। और पुल की लंबाई कितनी मानी है, प्लेटफॉर्म की, सॉरी प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी हमने मानी है, y। तो यहाँ पे क्या है कि एक रेलगाड़ी एक खंबे, ऊर्ध्वाधर खंबे को 4 सेकंड में पार करती है। तो आप बताइए हमें कि v बराबर क्या होता है, डी बाई टी। डी जो है वो लंबाई कितनी है, ट्रेन अपनी खुद की लंबाई पार कर रही है और टी मतलब टाइम। तो स्पीड, अगर हमें ट्रेन की लंबाई चाहिए तो हमें स्पीड एंड टाइम का गुणा करना पड़ेगा। स्पीड हमें पता है 40 और टाइम पता है 4 सेकंड। तो ये क्या हो गई हमारी 160 मीटर। ट्रेन की लंबाई हमें पता हो गई कितनी, 160 मीटर, इतना हमें पता हो गया। आगे कह रहा है कि एक प्लेटफॉर्म को 9 सेकंड में पार करती है। तो प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए इसकी स्पीड तो वही रहेगी, ट्रेन की स्पीड तो चेंज हुई नहीं है। अब उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहाँ पे मैंने बताया ना कि वो ट्रेन खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई y प्लस एल ट्रेवल किया उसने। और टाइम कितना ले रहा है, जो भी टाइम है। तो स्पीड इसकी थी 40 और टी का हम इधर गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 सेकेंड में पार कर रही है। और y और प्लस एल का मान कितना है, ट्रेन की लंबाई 160। तो ये कितना हो गया 360 और 160 को इधर लाते हैं बराबर y। तो y का मान हमें कितना मिल गया, 200। कितना मिल गया, 200। तो ये प्लेटफॉर्म एक था। अब जो प्लेटफॉर्म है दूसरा प्लेटफॉर्म कितना है, इसको हम प्लेटफॉर्म 1 मान लेते हैं, y1 लिख देते हैं इसको, कोई दिक्कत। अब प्लेटफॉर्म जो 2 है, प्लेटफॉर्म 2 उसको y2 हमने माना है। तो y2 माना है तो अब डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा,
स्पीड तो वही है, डिस्टेंस अब कितना ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस अब कितना ट्रेवल करेगा, जिसकी लंबाई क्या है y1 प्लस 100, तो y1 प्लस 100, तो ये कितना है y1 200 है, 200 एक 300 हो जाएगी। तो हमसे पूछा है क्या ट्रेन द्वारा लिया गया समय, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी और टाइम, टाइम पूछ रहा है तो टाइम इधर कर दिया, डिस्टेंस कितना उसने ट्रेवल किया 300 और टाइम कितना है, टाइम तो निकालना है लेकिन स्पीड में पता है कितना 40, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, और प्लस सॉरी यहाँ पे डिस्टेंस ने कितना ट्रेवल किया, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस कितना, ट्रेन की लंबाई अपनी भी तो ट्रेवल करेगी यहाँ पे जो ट्रेवल कर रही थी, तो यहाँ पे ट्रेन की लंबाई कितनी है 160, तो ये टोटल कितना हो गया 460 बटा 40, काटना नहीं है ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 11 चौका 44, कितना 11.5 सेकेंड, कितना लगा रही टाइम 11.5 सेकेंड। तो ये समझ में आ गया होगा, मैंने पूरे की डिटेल से आपको समझाने की कोशिश की है कि एक भी पॉइंट ना छूटे ताकि आपको समझ में आ जाए, और जब क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो आपको सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होती है ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, सत्य आप इसे पढ़िए, वीडियो रोक करके सॉल्व भी करने की कोशिश जरूर कीजिए। चलिए आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। क्या रवि की आय सुमन की आय से 33.33% अधिक है। कौन कौन है, रवि को आर मान लिया हमने और सुमन को यस मान लिया, का रेशियो दे रखा है किसकी, इनकम की। आपको पता है कि 33.33% का मान कितना होता है भाई, 1/3। अगर सुमन की आय 3 है तो 33.33% अधिक मतलब एक अधिक, तो रवि की आय कितनी होगी 4। सुमन की आय अगर 3 है तो 33.33% मतलब एक अधिक 4 होगी। यही तो बोला है, रवि की आय सुमन की आय से 33.33% अधिक है, ये हमने कर दिया। कह रहा है यदि उनकी आय के बीच का अंतर 8400 रुपये है, तो यहाँ पे इनकी आय का अगर रेशियो में देखा जाए तो इनकी आय का अंतर कितना है 1 है, लेकिन वो कह रहा नहीं 8400 है भाई, तो 1 यूनिट का मान 8400 हो गया, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12, 8 3 24 1 25, 25,200। ये कितना हो जाएगा 4 यूनिट का मान, तो 4 चौका 16, 8 चौक 32 एक 33, 33,600। ये मिल गया हमें किसका, आर और एस की, मतलब रवि एंड सुमन की इनकम मिल गई हमें, इनकम पता चल गई हमें। कह रहा है रवि अपनी आय का 75% खर्च करता है तथा सुमन अपनी आय का 80%, तो उनकी कुल बचत, अगर रवि की इनकम देखा जाए और सुमन की, अब तो हमें पता चल गया ना भाई इनकम, रवि की इनकम कितनी है 33,600 और इसकी कितनी है 25,200। अगर वो 75%, यदि रवि अपनी आय का 75% खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है 25%। 25% का मान कितना होता है 1/4, ये हमारी सेविंग हो गई दोनों की। और सुमन अपनी आय का 80% खर्च कर रही है तो बचा कितनी रही है 20%, और 20% का मान कितना होता है 1/5। अब सॉल्व कर लेते हैं, तो 4 32 और 4 चौका 16, कितना 4 चौका 16 8400, यहाँ पे कितना 5 25 और कितना होगा 5 चौका 20, तो ये कितना हो गया, ये इनकी क्या हो गई सेविंग है। तो पूछ रहा है टोटल कितनी बचत हुई, तो प्लस कर देते हैं, अब प्लस कर दिया तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो गया अब
13,440 सही है। तो कौन सा हमारा आंसर सही है? ए वाला। ठीक है, कौन सा आंसर हमारा सही है? ए वाला। तो इसमें बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बहुत सिंपल ही था, लेकिन जैसा जैसा कहता जाए और ऐसा वैसा आप करते जाएंगे तो आपको आंसर आसानी से मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे पढ़िए, वीडियो रोक करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ कैसे करना है। ठीक है, बशर्ते आपको इसे ध्यान से पढ़ना है, वीडियो रोक करके सॉल्व करनी है। ठीक, तो चलिए, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो रोक करके सॉल्व करने की कोशिश की होगी और पढ़ तो लिया ही होगा। ठीक है, अगर नहीं सॉल्व किया होगा तो पढ़ तो लिया ही होगा। कह रहा है मिश्रण ए में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 5:8 है और मिश्रण बी में 66 लीटर में दूध की मात्रा, जो मिश्रण जो है 66 लीटर है, जिसमें दूध की मात्रा पानी से क्या है 6 लीटर कम है। ठीक है, यदि मिश्रण ए और मिश्रण बी को मिलाने के बाद प्राप्त परिणाम मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात इतना हो जाता है, यदि दोनों को मिला दिया जाए ए और बी को, तो जो है उसमें परिणामी में मिश्रण पानी और दूध का अनुपात कितना हो जाता है 3:2। तो मिश्रण ए में दूध की मात्रा ज्ञात करनी है हमें। तो यहाँ पे दे रखा है उसने कितना, ए में जो है मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है 5:8 है। ठीक, और एक मिश्रण बी है जो कि है 66 लीटर, लेकिन उसने ये बताया है यहाँ पे कि मिल्क जो है मिल्क वाटर से कितना है 6 लीटर कम है। कौन कम है? वाटर। अगर वाटर हमारा x है तो मिल्क हमारा कितना है? अगर वाटर को हमने x मान लिया तो मिल्क कितना है x-6। और दोनों जो है टोटल अगर देखा जाए तो ये कितना हो गए हमारे 2x-6, जो कि है कितना 66 लीटर, क्योंकि मिल्क और वाटर ही तो दोनों में है। मिक्सचर में क्या है मिल्क एंड वाटर। अगर मिल्क हमारा इतना है वाटर इतना है तो कितना हो जाएगा 2x-6 टोटल, जो कि कह रहा है 66 लीटर है। तो x का मान कितना हो गया, x का मान हमारा कितना हो गया 72/2। तो कितना हो गया x का मान 36। पानी जो हमारी 36 लीटर है और मिल्क हमारी कितना हो जाएगी 36-6 बराबर 30 लीटर। इतना हमें पता चल गया। तो हमारा कितना आ गया ये 30 लीटर और ये 36 लीटर। इतना हमें पता हो गया। कह रहा है ए और बी को मिलाने के बाद, ए और बी को हम क्या करें हमने मिला दिया तो दूध और पानी का अनुपात इतना हो जाता है। तो हम मान लेते हैं हमारा यहाँ पे मिल्क कितना है 5A है और वाटर कितना है 8A। अब हम क्या करते हैं मिला देते हैं, यहाँ भी पानी के पता चल गया, सॉरी मिल्क और पानी, मिल्क एंड वाटर दोनों जगह पता हो गया। तो हम जोड़ लेते हैं, कितना हो गया हमारा मिल्क हमारा कितना हो गया 5A+30, 5A+30 और वाटर कितना हो गया हमारा बटा कर लेते हैं तो 8A+36 लीटर, जिसका अनुपात उसने दे रखा है। लेकिन एक बात याद रखनी है कि पानी और दूध का अनुपात दिया है, तो हमारा यहाँ पे क्या है दूध और पानी का अनुपात, ये उल्टा है भाई ने। दूध हमारा कितना है 3 है और पानी कितना है 2 है। तो ये बात क्वेश्चन पढ़ने पर आपको ध्यान देनी है। नहीं तो गलती क्या करते हैं कि उनके दिमाग में वही चढ़ा रहता है कि मिल्क एंड वाटर मिल्क एंड वाटर मिल्क एंड वाटर, तो वहीं पे कंफ्यूजन। आपने इतना तो सही किया लेकिन मिल्क एंड वाटर की जगह उल्टा रख दिया तो वो आपका आंसर गलत आएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर क्या होता है कि क्वेश्चन तो आसानी से सॉल्व करने वाला देता है, लेकिन वो क्या करता है हेरा फेरी कर देता है थोड़ा सा उसमें, और जिसमें बच्चे क्या हो जाते हैं उनके दिमाग में जो चल रहा होता है कि हाँ बहुत सिंपल है, वो वही क्वेश्चन वो गड़बड़ करके आते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो अब इसका गुणा कर लेते हैं, 3 का गुणा इधर कर लेते हैं और 8A+36 का गुणा 2 में कर देते हैं। तो सॉल्व कर लेते हैं हम। तो इसका कितना हो जाएगा 15A प्लस कितना हो जाएगा 30×3 = 90
और इधर कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 प्लस 36 दूना 72। तो 15 ए को इधर लाते हैं, 72 को उधर ले जाते हैं, तो इधर कितना है ए, और ये कितना हो जाएगा 90 में से 72 गया तो कितना 18। ए का मान कितना आ गया 18। तो हमसे पूछा क्या है मिश्रण ए में दूध की मात्रा, तो दूध कितना है 5A। अगर ए का हमें पता हो गया तो 5A का मान कितना होगा भैया 18 पंचे 90 लीटर। कितना हो जाएगा 90 लीटर। तो कौन सा हमारा सही है बी वाला। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था आपको, इसीलिए मैं कहता हूँ कि क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्योंकि यहाँ पे इसने दिया है कि मिलाने के बाद जो है दूध और वाटर का रेशियो, वाटर एंड मिल्क का रेशियो दे दिया है। आपके दिमाग में ये रहता है कि मिल्क एंड वाटर, तो क्वेश्चन इसलिए मैं कहता हूँ ध्यान से पढ़िए ताकि आपको ये कन्फ्यूजन ना हो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे ध्यान से पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। बशर्ते आप ध्यान से पढ़िए, वीडियो रोक करके सॉल्व भी करने की कोशिश जरूर कीजिए, ठीक है। और कोशिश करने के बाद जो भी आंसर आया, ऐसा नहीं है कि सही आया तो ठीक है हमें सही से आंसर देना है, सही आंसर आया तो अच्छी बात है, गलत भी आया जो भी आया वीडियो रोक करके आप सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। उसके बाद आप मिलाइए कि आपका आंसर सही था या नहीं। आप अपनी तरफ से चीटिंग मत करिए, ठीक है। तो चलिए आपने पढ़ लिया होगा, वीडियो रोक करके सॉल्व करने की कोशिश की होगी। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। कह रहा है 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। सी जो है बी से 1 वर्ष बड़ा है। यदि वर्तमान में ए और सी की आयु का अनुपात 13:16 है तो बी की वर्तमान आयु बतानी है, याद कीजिए। तो 6 वर्ष पहले अगर ए और बी की आयु का अनुपात कितना है 4 और 5, तो हम मान लेते हैं 6 वर्ष पहले उसकी आयु का अनुपात 4x और ये 5x है। तो प्रेजेंट एज कितनी होगी इनकी, 6 ईयर्स पहले की बात कर रहा है, तो प्रेजेंट एज कितनी होगी, तो प्रेजेंट एज कितनी होगी, प्रेजेंट एज कितनी होगी इनकी, ए की जो होगी वो कितनी होगी 4x 6 साल पहले है तो अब कितनी होगी प्रेजेंट में 4x प्लस 6 जोड़ दिया तो क्या हो गया अब की प्रेजेंट एज मिल गई। बी की कितनी होगी 5x है 6 साल पहले, तो 6 साल पहले तो प्रेजेंट में कितनी होगी 6 साल अगर हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा प्रेजेंट एज मिल जाएगी हमें, ठीक। और सी कह रहा है बी से कितना बड़ा है 1 वर्ष बड़ा है। सी जो है बी से 1 वर्ष बड़ा है, तो 5x प्लस कितना हो जाएगा ये 7 हो गया, 1 साल बड़ा कर दिया हमने बी से, बी ए था 1 साल बड़ा कर दिया। अब आगे कह रहा है ए और सी की आयु का अनुपात, ए और सी की आयु का अनुपात कितना है प्रेजेंट की, कह रहा है वर्तमान में ए और सी की आयु का अनुपात कितना दिया है 13 और 16, और प्रेजेंट पे ए और सी की आयु का अनुपात कितना है 4x प्लस 6 और सी का मान कितना है 5x प्लस 7 बराबर कितना 13 एंड 16। अब सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाए 16 चौका 64 x प्लस 16 छक्का 96 बराबर कितना 13 पचे 65 x प्लस 13 से 91। तो 64 को इधर लाते हैं 91 को उधर ले जाते हैं तो इधर बच जाएगा x, 91 को ले आया तो 5, x का मान हमारा कितना आ गया 5। तो पूछ रहा है बी की वर्तमान आयु, तो बी की वर्तमान आयु कितनी होगी 5 गुणित x का मान 5 प्लस 6 25 6 31 साल, कितना हो गया, कितनी हो गई हमारी बी की है 31 साल। कौन सा सही है हमारा ए वाला। तो क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं था, बहुत सिंपल था, बस आपको थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, तो आपकी स्पीड पे डिपेंड करेगा कि आपने अपनी स्पीड कितनी इंप्रूव कर रखी है। बशर्ते मैं यही कहूँगा कि क्वेश्चन पढ़ते ही आपको 3 चीज़ें याद जरूर आनी चाहिए कि क्वेश्चन में दिया क्या है, पूछ क्या रहा है और करना कैसे। ये तीनों चीज़ें क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ ही आपके माइंड में आ जानी चाहिए, तभी आप जो है ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और कम से कम समय में सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपने यही पढ़ने में समझने में टाइम लगा दिया तो आप टाइम बहुत ज़्यादा लगा देंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, और ये तभी पॉसिबल है जब आप प्रैक्टिस कर रखी होगी, आपने ढेर सारी प्रैक्टिस कर रखी होगी। और वो ज़माना गया भाई जब सिलेक्शन जो है आपका
सिंप्लीफिकेशन पढ़ने पे हो जाता था। अब वो ज़माना नहीं है कि भाई आपको अर्थमेटिक भी आना चाहिए, डीआई भी आना चाहिए, ठीक है। किसी भी एग्जाम में आपको अर्थमेटिक तो आना ही आना चाहिए अब। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। बशर्ते आप इसे ध्यान से पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है। ये समझ लीजिए कि आप 20 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आप कितना टाइम लगाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं कहता हूं कि इसे आप 20 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, सॉल्व करने की कोशिश की होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। मैं बताता हूं इसे करना कैसे। कह रहा है पूरन अपनी मासिक आय का 35%, 25% और 10% का मकान के किराए के लिए, भोजन और परिवहन पर खर्च करता है तथा शेष राशि बचाता है। यदि उसकी मासिक बचत 3360 रुपए है तो पूरन की वार्षिक आय ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं उसकी जो है मासिक आय कितनी है, मंथली इनकम, इनकम एनसी लिख देता हूं, ठीक है। कितनी है पूरन की, 100x है। वो कह रहा है कि 35%, 25% और क्या 10% वो क्या करता है, मकान के किराए के लिए। इस पे किस पे करता है, ये मकान का किराया, रेंट ऑफ हाउस। भोजन के लिए और किसके लिए, ये कितना था 25%, और ये किसके लिए, परिवहन के लिए। तो ये सब आपको लिखना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये कितना किया, 3500, 100x का 35% कितना होता है, जाहिर सी बात है 25 से 35x। 100x का 25x कितना होता है, 100x का 25% 25x, और 10% कितना होगा 10x। टोटल कितना खर्च कर लिया उसने, 35 25 60, 10 70, 70x उसने खर्च कर दिया। तो उसके पास रिमेनिंग बचा कितना, 30x, जो कि वो कह रहा है कि उसका मासिक बचत कितना है 3360। हमारा जो बच रहा है 30x बच रहा है, वो कह रहा है कि 3360 रुपये बच रहा है। तो 3360 उसके बराबर दिखा दिया। x का मान कितना आ गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक एक दो, 112। तो आप बताइए कि मंथली इनकम उसकी कितनी हो जाएगी। तो 100 इंटू 1, 112, 112, तो ये कितना हो गया 11,200 रुपया। तो काफ़ी बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये तो आया नहीं 11,200 हमारा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। उसने बोला है कि पूरन की वार्षिक आय, ये पूछ रहा है एनुअल इनकम, और हमारी आय क्या है, मंथली इनकम। तो एनुअल इनकम हमें चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा भाई, इनकम 12 से मंथली इनकम में गुणा करना पड़ेगा। और एक महीने में 11,200 कमाता है, तो 12 महीने में कितना कमाएगा ये बताना है। तो ये कितना कमाएगा, 12 दूना 24, 12 एक का 12, 12 दूना 14, 12 दो 14, 1344 डबल जीरो। कितना कमाएगा ये वो, 134400, 1,34,400 रुपये उसकी सालाना इनकम है, ठीक है। तो कौन सा सही है हमारा, डी वाला। तो समझ में आ गया होगा कि मैं क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के लिए आपको क्यों फोर्स करता हूं। क्योंकि क्या होता है कि आपको क्वेश्चन आता रहता है, उसका आंसर पता हो जाता है, लेकिन तब भी आप कंफ्यूजन में, मतलब एग्जाम का प्रेशर इतना होता है कि आप झेल नहीं पाते हो और आप गलत क्वेश्चन पढ़ जाते हो। इसलिए अभी से अगर आपने क्वेश्चन पढ़ने की आदत अच्छी डाल रखी होगी तो आप जो है वहां पे गलतियां नहीं करोगे। अक्सर बच्चे यही कहते हैं कि मुझे तो ये सवाल आ रहा था लेकिन आंसर ही मैच नहीं हो रहा था। तो आंसर कहाँ से मैच होगा भाई, आपने तो मंथली इनकम निकाला है और पूछ कह रहा है एनुअली इनकम। तो जब आप एनुअली इनकम निकालोगे तब ना आंसर मैच करेगा। और जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि क्या होता है कि
शुरू में उसने मिल्क एंड वाटर का रेशियो दिया, लेकिन जब फाइनली आया तो वाटर एंड मिल्क का दे दिया। तो आपके दिमाग में यही चल रहा रहता है कि वो मिल्क एंड वाटर का रेशियो, तब भी जो है मिल्क एंड वाटर का रेशियो दिया है। तो वो चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, और वो क्वेश्चन ध्यान से ही पढ़ के आप पता कर सकते हो कि दिया क्या है। अब एक बार में आपको समझना है, एग्जाम में ऐसा नहीं है कि 2-3 बार पढ़ना पड़े। अगर आप क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ते हैं तो आप फिर पीछे रह जाओगे काफ़ी बच्चों से। तो ये चीज़ें अभी से आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो चलिए, समझ में आ गया होगा। आप अब ये सोच रहे होंगे कितना बड़ा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, वहाँ पे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हमने बताया ना कि ये चीज़ें आपको लिखनी नहीं है भाई। अब आप सीधा सीधा देख लीजिए कि पूर्ण अपनी मासिक आय का 35%, 25% और 10% कम से मकान के किराए के लिए, भोजन पर, परिवहन पर खर्च करता है। उसने ये नहीं कहा है कहीं कि शेष का, उसने बस 35%, 25% और 10%, मतलब वो कह रहा है टोटल इनकम का। तो जाहिर सी बात है कि 35, 25 और 10 कितना होगा, 70 हो जाएगा। मतलब 70% खर्च करता है, बचा कितना, 100% में से कोई भी किसी भी कोई भी वस्तु या फिर कोई भी इनकम कुछ भी हो, वो अपने आप में 100% होती है। अगर उसने क्या किया कि 70% खर्च कर दिया तो उसके पास बचा कितना, 30%। तो 30% जो है बचा, लेकिन वो कह रहा है कि उसके पास 3360 बच रहा है। तो जाहिर सी बात है, अगर 30% बच रहा है तो, लेकिन वो कह रहा है कि 3360 रुपये बच रहे हैं, तो 1% का मान कितना आ जाएगा हमारा, 112। जैसा कि हमने सॉल्व किया था, 112 रुपये। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ क्या होती है, अपने आप में 100% होती है। 100% का मान कितना हो जाएगा, 11,200 रुपये। लेकिन वो कह रहा है कि एनुअली, तो एक साल में कितना होगा, अगर एक महीने की ये है, मंथली हो गई, तो एक साल में कितना होगा। तो जाहिर सी बात है 100% गुणित 12, 100% गुणित 12 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 11,200 गुणित 12। तो आप कर दोगे तो ये आ जाएगा 1,34,400 रुपये। तो ये इतना करने में आपको कितना टाइम लगेगा, आप यही बता दीजिए में, ज़्यादा से ज़्यादा कितना, 20 सेकेंड, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि बिना प्रैक्टिस किए आप कर सकते हो। काफ़ी बच्चे होते हैं भाई, लेकिन वो होते हैं लाखों में एक। अगर आपकी गिनती लाखों में एक है तो आपने अगर प्रैक्टिस कर रखी है तो और आसानी से आप, हो सकता है, टॉपर बन जाए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, आप इसे पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। बशर्ते आपको इसे ध्यान से पढ़ना, जैसा मैंने आपको हर बार कहा है कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की कोशिश जरूर कीजिए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। जितना ध्यान से आप पढ़ोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं होता है, और जो प्रैक्टिस आप अभी कर रखे होगे पढ़ने की, लिखने की, वही एग्जाम में भी आपके लिए काम आएगा, ठीक है। तो चलिए पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ करना कैसे है। तो चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, सॉल्व करने की कोशिश भी की होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। कह रहा है प्रतीक अपनी आय का 55% बचाता है यदि उसकी आय में 60% की वृद्धि होती है, जबकि उसके व्यय में 45% की वृद्धि होती है। तो उसकी बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए, ठीक है। दो की बात कर रहा है वो। प्रतीक है, हम मान लेते हैं प्रतीक की इनकम क्या थी। चलो, दो कंडीशन उसने दिया है, दो कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं, बना लेते हैं। आपको बनाना नहीं, मैं समझाने के लिए प्रॉपर बता रहा हूँ। प्रतीक की इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। इनकम ये हो गई, एक्सपेंडिचर हो गई, ये सेविंग मान लेते हैं, हमारी ये सेविंग की कॉलम है। तो पहले कितनी थी और बाद में कितनी थी, ठीक। कह रहा है वो 55% बचाता है। हम मान लिया, हमने माना कि उसकी इनकम पहले कितनी थी, 100x थी। अब 55% बचाता है
तो 100x का 55% कितना होगा? 55x होगा, जाहिर सी बात है। अरे भाई जाहिर सी बात है, 100x का 55% कितना होगा? 55/100 तो होगा। 100 से 100 कैंसिल, x बचा, 55x हो गया। इतना तो समझ में आ गया। तो बचा कितना मतलब खर्च कितना किया उसने? 45x। अब अगर कह रहा है कि यदि उसकी आय में 60% की वृद्धि होती है, अब कह रहा है 60% की वृद्धि होती है मतलब 100 से 160x हो जाएगी। उसकी इनकम कितनी हो गई? 160। अरे भाई 100 का 60% कितना होगा? 100x का 60% कितना होगा? ये कैंसिल, तो बचा यहाँ कितना? 60x। मतलब क्या हो गया? 100 का 60% वृद्धि होती है मतलब 100 पहले था, अब 60 और x और बढ़ गया तो 160 हो गया। ठीक, इतना तो समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद कह रहा है कि उसके व्यय में 45% की वृद्धि हुई। व्यय कितनी थी पहले? 45x की, अब 45% की वृद्धि हो गई मतलब 45x का 45% कितना होगा? 45/100 कर दिया हमने। और 45 × 45 का गुणा कितना होता है? 20/25 होता है बटा 100। ये x सही है। तो ये कितना हो गया? 20.25x। मतलब इतने की वृद्धि हो गई। पहले इतने थी तो फिर 45% की इसमें इसका 45% निकाल लिया, इतना आ गया। अब क्या हो गई? वृद्धि हो गई मतलब ये जुड़ गया, तो ये कितना हो जाएगा? 65.25x अब हो गई। कितनी हो गई? उसके व्यय में इतनी वृद्धि हो गई तो उसकी सेविंग कितनी होगी? अब 160x कमा रहा है, 65x.25x क्या किया उसने? खर्च कर दिया। तो बचा उसके पास कितना? 94, क्योंकि 65 5 94.75। कितना बच गया? 94.75x। तो कह रहा तो उसकी बचत में प्रतिशत परिवर्तन, तो उसकी बचत में कितने का परिवर्तन हो रहा है? 55x से 94.75x। तो वृद्धि कितनी हो रही है भाई? वृद्धि अब परसेंटेज में पूछ रहा है तो कितनी हो रही है? 55x पे कितने की वृद्धि हो रही है? 55 45 कितना होता है? 55 और 40 कितना होता है? 95। लेकिन ये 25 कम, 0.25 कम है, तो ये कितना हो जाएगा? 39.75। यही तो होगा। 39.75x × 100 कर दिया हमने, तो x कैंसिल हो गया, ये 100 का गुणा उधर कर दिया, तो ये कितना हो गया? 39.75/55। 5 से काट देते हैं तो 11, और 5 से काटा तो कितना? 5 7 35, 5 9 45, और 5 25। यहाँ बचा कितना? 11। अब 11 के हम भाग दे देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा? 11 7 77, 11 दूना 22, 11 दूना 22, तो ये कितना आ गया हमारा? 72.27%। कितना आ गया हमारा? 72.27%। कौन सा सही है हमारा? डी। ठीक है, तो जैसा जैसा कहता जाए क्वेश्चन में वैसा वैसा आप करते जाइए, आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। जैसा कहेंगे, जैसा क्वेश्चन में बोल दिया वैसा आप कर दीजिए, आपको आंसर आपका मिल जाएगा। लेकिन आपको ध्यान से करना है, जो चीज़ मैंने बोली है ना कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, वो आपको करनी पड़ेगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। बशर्ते आप इसे पढ़िए ध्यान से और वीडियो रोक करके सॉल्व जरूर कीजिए। मेरा यही सजेशन है कि वीडियो रोक करके आप सॉल्व जरूर कीजिए। तो चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, वीडियो रोक करके सॉल्व करने की कोशिश जरूर की होगी। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि सी ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है। कुशल मतलब इफिशियंट, इफिशियंसी की बात हो रही है। जबकि ए बी की तुलना में 33.33% अधिक कुशल है। तो दो कंडीशन दिया है, सी ए और ए की बात कर रहा है, वो भी रेशियो में। तो 25% का मान जानते हैं कितना होता है? 1/4। तो 1/4 अगर हमारा यहाँ पे देख लो, 25% का मान कितना होता है? 1/4। कह रहा है सी जो है ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है। अगर ए हमारा 4 है तो सी हमारा कितना होगा? 25% अधिक मतलब 1 अधिक मतलब 5 होगा। सी हमारा कितना होगा? 5 होगा। तो ए हमारा 4 है तो सी हमारा कितना होगा? 5। इतना समझ में आया?
और आगे कह रहा है ए बी की तुलना में 33.33% है कि दिखा 33.33% का मान कितना होता है, आपको भी पता है कि 1/3 होता है। तो यहाँ पे बोला है ए जो है बी की तुलना में इतना अधिक है। अगर बी हमारा 33.33% है, 3 है, तो 33.33% मतलब 1 अधिक, तो हमारा ए कितना होगा, 4 होगा। 3 अधिक है मतलब 1 और अधिक होगा, 3 तो है ही है, 1 अधिक मतलब 4 होगा। तो हमारा यहाँ कितना हो गया, ए और बी का मान मिल गया कितना, 3 और 4। अब हम क्या करते हैं, इनको मर्ज कर देते हैं। मर्ज करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट हमारा इसमें ए है, लेकिन हाँ यहाँ पे भी 4 है हमारा, और यहाँ पे भी 4 है। तो अब हम क्या करना है, हमें डायरेक्टली हम मर्ज कर देते हैं। तो ए बी एंड सी का रेशियो में मिल गया कितना, ए का मान 4, बी का मान कितना 3 और सी का मान 5। ये क्या है, एफिशिएंसी की रेशियो मिल गई। तो हम मान लेते हैं ए हमारा जो है उस इफिशियंसी उसकी 4x है, बी की इफिशियंसी 3x मान लिया, और सी की इफिशियंसी 5x मान लिया। ठीक है, कह रहा है अकेला किसी का, यदि ए अकेला किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा करता है, कोई कार्य है जिसको वो अकेले क्या करता है, ए 60 दिन में करता है, तो बी सी मिलकर उसी कार्य का 70% भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो अगर ए का टाइम पता है, ए की एफिशिएंसी पता है, तो हम ए द्वारा टोटल किया गया कार्य हम बता सकते हैं कि नहीं बता सकते, बता सकते हैं, जाहिर सी बात है। तो ए द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, तो कार्य के लिए हमें क्या चाहिए, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी हमारी ए की कितनी है, 4x, और टाइम कितना दिया है, 60 दिन में कर रहा है। तो हमारा टोटल वर्क कितना आ गया, 6 चौका 24, 240 x आ गया। अब आगे कह रहा है तो बी और सी मिलकर उस कार्य का 70% भाग कितने दिनों में करेंगे। अब टाइम पूछ रहा है तो हम टाइम बता सकते हैं नहीं, टोटल वर्क हमें पता है, उसका 70% निकाल लेंगे। अब बी और सी की एफिशिएंसी चाहिए भाई भाग देने के लिए, तभी तो हमें टाइम बताएंगे। तो बी और सी की एफिशिएंसी भी पता है, भाग दे देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टाइम। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। बी प्लस सी द्वारा उसी कार्य का 70% भाग पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, उसी कार्य का 70% भाग पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, पूरा करने में लगने वाला समय, समय कितना होगा। समय के लिए हमें क्या चाहिए, जाहिर सी बात है, हमने बताया है आपको क्या होता है, टोटल वर्क बराबर क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो टाइम बराबर क्या, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो 240 है, जिसका 70% कह रहा है, तो 70% मतलब 70 फ्रैक्शन में चेंज करेगा, 100 से भाग दे दिया। और एफिशिएंसी कितनी हो गई इनकी, इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 5 3 8 x। तो x कैंसिल, 1 0 1 0 1 0 1 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल है, 8 3 24, यहाँ 3 आ गया। तो ये कितना हो गया, 7 3 21, कितना आ गया, 21 डे। कितने दिन में कंप्लीट करेंगे वो मिलके, 21 दिन। तो कौन सा सही है हमारा, सी वाला। तो जैसा कि हमने कहा है कि ये ज़्यादा टाइम नहीं लेते, जितना आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी उतना ही आपके लिए अच्छा है, उतने कम टाइम में। मैं तो समझाने के लिए आपको इतना लंबा लेके जाता हूँ, इतना लंबा लेके जाना नहीं है आपको, ये आपको भी पता है, ठीक है, हर बार बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उनका भी भला हो सके। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए जोश के साथ और एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, सी यू।